एक तरफ देखो वो टीम है जो पिछले साल की चैंपियन है केकेआर, नो डाउट बहुत अच्छा खेली थी पिछले साल केकेआर। और एक तरफ वो टीम है जो मतलब जब से हम छोटे होंगे, अगर आप मान लो मेरी एज के हो, आप भी 22 या 25 साल के राउंड हो, आप जब छोटे होगे तब से आप उम्मीद में होगे कि क्या पता आरसीबी कभी जीत जाए। तो देखो मैच है ना ये अच्छा होने वाला है, कोलकाता के अंदर मैच होगा, ग्राउंड उतना बड़ा होता नहीं है तो गेम बहुत अच्छा होगा, ओपनिंग मैच होगा, हम सब एक्साइटेड हैं कि यार आईपीएल स्टार्ट होने वाला है। तो मुझे यही उम्मीद है कि एक अच्छा मैच देखने को हम सबको मिलेगा। तो सबसे पहले देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वेदर रिपोर्ट से अगर मैं ये स्टार्ट करूँ तो वेदर जो है ना सैटरडे का वो दिखा रहे हैं दिन के अंदर बारिश, तो बारिश तो सारी जगह दिखा रहे हैं दिन के अंदर थोड़ी बहुत, शाम में कुछ जगह बोल रहे हैं क्लियर होगा, कुछ जगह बोल रहे हैं थोड़ी बारिश होगी। तो जिस दिन मैच स्टार्ट होगा हमें तब पता चलेगा भाई उस दिन का वेदर कैसा है, जब हम अपना टीवी ऑन करके देखेंगे ना। तो ओवरऑल मान के चलो मैच होगा। तो अब देखो हम एकदम से पिच रिपोर्ट समझते हैं। ओवरऑल आईपीएल के अंदर ज्यादातर यार होता है ना ऐसे वेन्यूज को, मतलब ऐसी पिचेस को चूज करते हैं जो बैटिंग फ्रेंडली हो, जहां पे भर भर के रन बनते हैं। तो पिच रिपोर्ट मैं आपको बताऊं तो मेरे को लग रहा है डिसेंट बैटिंग ट्रैक होना चाहिए, दोनों ही टीम्स के अंदर ठीक ठाक बैट्समैन है, बॉलर्स भी ठीक ठाक है, तो मेरे को डिसेंट बैटिंग ट्रैक मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। तो हमको बस एक चीज पे ध्यान देना कि पिच बैटिंग फ्रेंडली है मोस्टली, और मैं यही एक्सपेक्ट करके मैं भी जाऊंगा। अगर कुछ ऊपर नीचे पिच में होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। तो टेलीग्राम में से आप में से जो भी लोग ज्वाइन नहीं करे तो भाई नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लेना। तो अब देखो हम मैचअप की तरफ चलते हैं। आरसीबी के बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार भाई ये खेलेगा, और भुवनेश्वर कुमार की आपको एक चीज बात बता देता हूं, जैसे आपको इतनी सारी लाइंस दिख रही होगी ना भाई, आप भी हैरान हो गए होंगे इतनी सारी लाइंस कैसे हैं। तो इसलिए डिटेल में समझना, क्योंकि पहला गेम है और जो भी फैंटेसी प्लेटफॉर्म है ड्रीम 11 टाइप के, वहां पे अब नो लॉस कॉन्टेस्ट है, तो आप कितनी भी टीम लगाओ हारने तो वाले हो नहीं। तो अच्छे से समझो, अलग अलग डिफरेंट फिर ना खुल के ट्राई करना। तो देखो भुवनेश्वर कुमार का रहाणे के अलावा किसी भी ऐसे कोई भी बैट्समैन नहीं है जिसका कोई मैच भुवनेश्वर कुमार के साथ बनता हो। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, भुवनेश्वर कुमार ने रहाणे को बैटिंग सेकंड करते हुए काफी बार आउट कराया स्टार्टिंग में ही, पर रहाणे ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए मोस्ट ऑफ द टाइम भुवनेश्वर कुमार को खेल लिया। तो आपको जो भी ब्राउन लाइन दिख रही है, ब्राउन लाइन का मतलब कि इस बॉलर को, इस बैट्समैन ने डिफेंसिव वे में खेला है, यानी सिंगल डबल या मोस्ट ऑफ द टाइम डॉट बॉल। तो अगर भुवनेश्वर कुमार के सामने रहाणे आता है बैटिंग सेकंड में तो एक पॉसिबिलिटी बनती है रहाणे के आउट होने की। बाकी फिर नॉर्मल अगर गेम चल रहा है तो भाई डिफेंसिव वे में रहाणे निकाल देगा भुवनेश्वर कुमार को। डीको को कोई दिक्कत नहीं भुवनेश्वर कुमार से। रघुवंशी और अमनदीप सिंह, जिन जिन प्लेयर्स के ऊपर मैंने पर्पल सर्कल ड्रॉ करा है वो एकदम फ्रेश है, तो इनके कोई मैचअप अवेलेबल है नहीं, और ये ठीक खेलते हैं, जो भी इनका स्टाइल है ना खेलने का, ये खेल जाएंगे भुवनेश्वर कुमार को। वेंकटेश अय्यर भी ठीक ठाक भुवनेश्वर कुमार को खेलता है, रिंकू भी बहुत अच्छा खेलता है भुवनेश्वर कुमार को। अगर हम ध्यान से देखें तो एक मनीष पांडे के साथ डेथ में मैचअप बन रहा है, या फिर अगर रन रेट ज्यादा रिक्वायर्ड रन रेट होगी ना कि एक ओवर में 10 से 12 रन चाहिए, तो फिर मनीष पांडे भुवनेश्वर कुमार को अपना विकेट दे देगा, और पहले दिया भी है, नॉर्मल गेम में खेल जाएगा। जो जहां जहां आपको ये ऑरेंज लाइन दिख रही है ना मैचअप्स के अंदर, ऑरेंज लाइन का मतलब कि इस पर्टिकुलर बैट्समैन ने इस बॉलर को भाई बहुत रन मारे हैं। जैसे आंद्रे रसल और भुवनेश्वर कुमार के बीच में एक ऑरेंज लाइन है, आंद्रे रसल ने भाई बहुत पिटाई करी भुवनेश्वर कुमार की, चाहे बैटिंग फर्स्ट करे चाहे बैटिंग सेकंड करे, बहुत ज्यादा मारा है। उसके बाद में सुनील नारायण का हमको कुछ नहीं पता भाई ये कहां पे करने आएगा। सुनील नारायण ओपनिंग करेंगे, सुनील नारायण मिडिल ऑर्डर खेलेंगे सुनील नारायण, या फिर लोअर ऑर्डर में खेलेंगे सुनील नारायण, हमको कुछ नहीं पता क्योंकि इनके पास ओपनर ऑलरेडी मौजूद है। और भुवनेश्वर कुमार के सामने सुनील नारायण ओपनिंग में रन कर देते हैं स्कोर, डेथ में अगर मान लो आमना सामना होता है ना तो एक पॉसिबिलिटी आउट करने की, पर कोई गारंटी नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप देखो ना तो ऐसा कोई भी बैट्समैन नहीं है जो भुवनेश्वर कुमार के ऊपर इतना ज्यादा तंग हो रहा हो। एक रहाणे है जिसने बैटिंग सेकंड के अंदर काफी बार विकेट दिए हैं, लेकिन डिफेंसिव वे में अगर निकाल के रहाणे तो फिर भुवनेश्वर कुमार से ये भी बच सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार के बाद देखो भाई यश दयाल आएगा, तो जो भी ऑरेंज लाइन है यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यश दयाल को रहाणे ने अटैक करके खेला, लेकिन बहुत कम डेटा अवेलेबल है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यश दयाल और ये जो क्विंटन डी कॉक है ना, इसके बीच में मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ करी है, पर एक चीज का ध्यान रखना, जो ये यश दयाल है ना ये उतना कंसिस्टेंट लाइन लेंथ वाला बॉलर नहीं है। मैंने इसको जितना भी आईपीएल में अभी तक देखा है ना, पिछले साल भी देखा था, इसकी जो लेंथ होती है ना नॉर्मल, वो थोड़ी सी पीछे होती है, समझ रहे हो, वहां से इसकी बॉल हिलती जरूर है, पर ये वो वाला थ्रेटनिंग बॉलर नहीं है जो क्विंटन डी कॉक को आगे डाल के थोड़ा सा परेशान करे ना। पर अगर यश दयाल थोड़ा होता है ना यार, समय के साथ सब ग्रो करते हैं, अगर यश दयाल थोड़ा आगे डाले बॉल तो मे बी ये थोड़ा सा ट्रबल कर सकता है क्विंटन डी कॉक को, केवल स्टार्टिंग में, उसके बाद नहीं है। और यश दयाल का सेम वेंकटेश अय्यर के साथ भी वही मैचअप है। तो वेंकटेश अय्यर को पता है बॉडी लाइन जो बॉलिंग होती है ना, थोड़ी शॉर्ट ऑफ द लाइन, और बॉडी लाइन बॉलिंग और तेज बॉल, वहां पे वेंकटेश अय्यर को थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन अगर बॉल पुरानी होगी तब वेंकटेश अय्यर की बैटिंग आई, तब मेरे को इतनी बड़ी कोई दिक्कत दिखती नहीं है। देखो रिंकू सिंह ने यश दयाल को भाई बहुत मारा है, हम कैसे भूल सकते हैं, वो 5 छक्के है। उसके बाद में आंद्रे रसल को भी कोई दिक्कत नहीं है यश दयाल से। सुनील नारायण का भाई कुछ नहीं पता, अगर एकदम ओपनिंग सुनील नारायण कर रहे हैं अगर मान लो पिछले साल की तरह, तो भाई वो घुमाएंगे। यहाँ पे कोई मैचअप वर्क नहीं करता। देखो सुनील नारायण टाइप के जो प्लेयर होते हैं ना, जो भी इनके सामने बॉलर्स होते हैं यहाँ पे मैचअप वर्क नहीं करता, किस्मत वर्क करती है कि अगर बॉल बैट के ऊपर लगी तो छक्का, मिस हो गई तो बोल्ड या फिर डॉट बॉल। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं बोल सकते। भाई रसल तो बहुत मारता है, भाई रसल मारता है यश दयाल को। मनीष पांडे डिफेंसिव वही सिंगल डबल करके लेफ्ट आर्म पेसर को खेल जाएगा। अब आपको एक चीज बताऊं, देखो आरसीबी ने एक राशिक सलाम नाम के बॉलर को अपनी टीम में डाला, ये अच्छा बॉलर है, लेकिन पता है मैंने बहुत डीपली एनालाइज करा कि जो ये
केकेआर का जो स्क्वाड है ना, ये स्लोअर जो बॉलर होते हैं ना, जो चेंज ऑफ पेस करते हैं, उनको बहुत अच्छा खेलते हैं और हिट भी लगा सकते हैं। जैसे रघुवंशी ने राशिक सलाम को जो डोमेस्टिक गेम्स होते हैं ना वहां पे ठीक खेला है। उसके बाद में रहाणे भी इतनी आसानी से तंग नहीं होता है किसी स्लो जो होता है ना चेंज ऑफ पेस जो भी बॉलिंग करवाता है उससे। उसके बाद में डिको को भी ऐसी कोई परेशानी नहीं है। रिंकू सिंह और राशिक सलाम का एक चीज बताता हूँ, देखो रिंकू सिंह ऐसे जो स्लोअर बॉल डालते हैं ना अचानक से जो छोड़ते हैं, उनको ये पिटाई भी करता है और अपना विकेट भी देता है, लेकिन हाई चांसेस है पिटाई ज्यादा करे। तो इसलिए आपको राशिक सलाम और रिंकू सिंह के बीच में डार्क ग्रीन लाइन दिख रही है। डार्क ग्रीन लाइन का मतलब कि रिंकू सिंह राशिक सलाम की पिटाई भी कर सकता है और अपना विकेट भी दे सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो एरो है वो रिंकू सिंह की तरफ है, यानी हाई चांसेस है रिंकू सिंह डोमिनेट करे इस मैचअप को। रसल भी भाई मारता है, जो भी स्लोअर बॉल होते हैं ना, जो भी चेंज ऑफ पेस करके मारते हैं, उनको रसल भी पिटाई करता है। मनीष पांडे को कोई दिक्कत नहीं है ऐसे स्लोअर बॉल जो डालते हैं ना उन बॉलर से। और जो सुनील नारायण है भाई, ये भी जो स्लोअर बॉल छोड़ता है ना, अगर सुनील नारायण ओपनिंग कर रहे हैं, समझ लो सुनील नारायण मान लो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करें, मान लो 1 डाउन आ गए, पावर प्ले के अंदर आ गए, तो ये भी स्लोअर बॉल जो छोड़ते हैं ना उनको भी अच्छी खासी धुनाई सुनील नारायण कर सकते हैं। तो यानी ओवरऑल जो राशिक सलाम है ना बॉलर अच्छा है, लेकिन अब इसका मैच उस टीम के खिलाफ है जो स्लोअर बॉल वाले जो बॉलर होते हैं, जो चलाक बॉलर होते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, उनको आसानी से विकेट देते नहीं है। रोमारियो शेफर्ड अगर खेलता है तो इससे किसी भी केकेआर के बैट्समैन को कोई दिक्कत नहीं है, सब इसको ठीक खेल सकते हैं। हेजलवुड के मैं सेम बोलूंगा, ज्यादा किसी ने इसको खेला नहीं है। अगर हेजलवुड बॉलिंग सेकंड करवा रहा है ना तो इसने डिको को दिक्कत दी है स्टार्टिंग में, लेकिन बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि अगर डिको ने निकाल दिया हेजलवुड का स्पेल तो ये डिको रन्स भी लंबे कर देता है, बड़े वाले रन्स। बाकी जो भी बैट्समैन है केकेआर के वो या तो मोस्टली फ्रेश हैं हेजलवुड के सामने, या फिर रहाणे टाइप के, वेंकटेश अय्यर टाइप के ठीक खेल लेंगे हेजलवुड को। एनगीडी भाई एकदम फ्रेश है केकेआर के इस बैटिंग लाइनअप के सामने, और एनगीडी याद रखना, एनगीडी की ताकत है स्लोअर बॉल। अगर राशिक सलाम को ठीक खेल सकते हो तो एनगीडी की भी पिटाई कर सकते हैं केकेआर के बैट्समैन। और जो रसल है इसने पास में बहुत पिटाई भी करी है, एनगीडी की बहुत छक्के मारे हैं। नुआन तुषारा देखो एक यूनिक पिक होगा आरसीबी के स्क्वाड के अंदर, क्योंकि ये थोड़ा सा वो होता है ना स्लिंगी एक्शन वाला बॉलर है। अब एक चीज बताता हूँ, जो केकेआर के प्लेयर्स है ना ये स्लिंगी एक्शन के बॉलर को भी ठीक खेलते हैं, जैसे रहाणे ठीक खेलता है, डिकॉक ठीक खेलता है, वेंकटेश अय्यर भी ठीक खेल सकता है, रिंकू सिंह भी ठीक खेलेता है, जो भी स्लिंगी एक्शन वाले बॉलर होते हैं। आंद्रे रसल ये अटैक कर सकता है, जो भी स्लिंगी एक्शन टाइप के बॉलर होते हैं, जैसे मलिंगा को आंद्रे रसल ने पास्ट में अटैक भी काफी करा है। तो जहां जहां मैंने याद रखना ऑरेंज लाइन ड्रॉ करी है, इसका मतलब वो बैट्समैन उस बॉलर को अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकते हैं। एक आपको मैचअप बताता हूँ, जो ये मनीष पांडे है ना, इसने जो भी स्लिंगी एक्शन वाले बॉलर होते हैं ना, इनको विकेट दिया है मनीष पांडे टाइप के बैट्समैन ने, लेकिन तब दिया है जब या तो प्रेशर सिचुएशन आ गई हो या फिर डेथ के ओवर्स चल रहे हो जहां पे अब तो मारना ही है। तो मनीष पांडे मान लो बैटिंग सेकंड करने आ रहे हैं, मान लो आपको पता चल गया मनीष पांडे बैटिंग सेकंड कर रहे हैं और वो उसके अंदर है क्या बोलते हैं इंपैक्ट प्लेयर में, तो लोग ध्यान ज्यादा देंगे नहीं, क्योंकि मनीष पांडे को कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा ना, सब सोचेंगे यार पता नहीं बहुत कमाल का प्लेयर आने वाला है। तो मनीष पांडे यूनिक पिक हो सकता है अगर खेले तो, समझ लो इंपैक्ट प्लेयर में। अगर आप रोहित शर्मा की गड्डी जीतने के लिए मनीष पांडे को अगर केकेआर बैटिंग सेकंड करे और वो इंपैक्ट प्लेयर की लिस्ट में आपने ले लिया, उसकी बैटिंग आ गई, क्या पता चल जाए। तो ये तो थे देखो केकेआर वर्सेस आरसीबी के जो पेसर्स है ना उनके मैचअप। आई होप यार मैंने काफी अच्छे से समझाया होगा। अब हम चलते हैं आरसीबी वर्सेस केकेआर के जो पेसर्स है ना उनका मैचअप समझते हैं। केकेआर के मोस्टली जो पेसर्स है ना वो फ्रेश हैं ज्यादातर आरसीबी की बैट्समैन के सामने, जैसे वैभव अरोड़ा जो स्विंग करवाता है। वैभव अरोड़ा की ताकत यार है ना स्विंग है, ये इसकी बॉल स्विंग बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आरसीबी के अर्ली विकेट्स गिर जाएंगे 2-3, तो वैभव अरोड़ा को अपनी टीम में पक्का लेके जाना, क्योंकि इसके ओवर 2 से 3 स्टार्टिंग में आते हैं और क्या पता अगर इसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी तो इसको 1 ओवर डेथ में मिल जाता है। इसके चांसेस कम होते हैं, हाई चांसेस यही होते हैं इसके 2 से 3 ओवर पावर प्ले में आएंगे। स्विंग अच्छी करवाता है, लेकिन आरसीबी के बैट्समैन के सामने उतना नहीं खेला। स्पेंसर जॉनसन भी भाई एकदम फ्रेश है, ज्यादा नहीं खेला आरसीबी के किसी भी प्लेयर को। हर्षित राणा भाई बहुत अच्छा प्लेयर है, इतना इसके भी मैच अवेलेबल नहीं है, लेकिन बॉलर गजब का है। तो जो भी पर्पल सर्कल है इसका मतलब इन प्लेयर्स का डेटा उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमको यार कुछ तो कोशिश करनी पड़ेगी ना, ताकि हम थोड़ा सा खंगाले, ऐसे थोड़ी जीत जाएंगे हम। तो देखो विराट कोहली और सॉल्ट जो है ना, इन दोनों को किसी भी केकेआर के पेसर से कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेजर थ्रेट नहीं। विराट कोहली तो भाई बहुत अच्छे प्लेयर है, उनसे तो क्या ही दिक्कत होगी किसी बॉलर से। सॉल्ट को भी कोई दिक्कत नहीं है केकेआर के किसी भी बॉलर से। सॉल्ट ने भाई हर्षित राणा की अगर आपको याद हो तो ओडीआई के अंदर काफी ज्यादा अटैक करा था, याद है, एक और 25-26 मार दिए थे। तो सॉल्ट अटैक करके खेल सकता है हर्षित राणा को, जो कि आपको ऑरेंज लाइन में शो मैंने कर भी दिया है। डेटा कम अवेलेबल है इसलिए मैंने लेस लिख दिया है उस ऑरेंज लाइन के ऊपर, पर हाँ अटैक कर सकता है। उसके बाद में सॉल्ट आंद्रे रसल को भी काफी अटैक करता है। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की सीरीज होती है तो भाई सॉल्ट हमेशा रन बनाता है, वो यही कारण होता है। वेस्ट इंडीज के सारे बॉलर जो भी होते हैं उनकी पिटाई करता है, तो आंद्रे रसल भी उनमें से एक है। और एक और चीज बताता हूँ, देखो पडिक्कल पांड्या इन दोनों में से कोई एक खेलेगा, क्योंकि देखो जैकोब विथल खेलेगा आईपीएल के अंदर। मैंने इसके अंदर कहीं भी आपको शो नहीं करा है जैकोब विथल, क्योंकि उसके मैचअप अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे लिख के फायदा नहीं होता ना, तो उसके बारे में आपको वैसे ही बता दूंगा। पर अब यार ध्यान देना पडिक्कल और पांड्या में कोई एक खेलेगा, क्योंकि विथल आ चुका है, तो अरे इतने सारे लेफ्टी अपने मिडिल ऑर्डर में रखेंगे नहीं ना, इनके पास और भी अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं। पांड्या बॉलिंग ऑप्शन भी देता है, तो मेरे अकॉर्डिंग देखो विराट और सॉल्ट ये होंगे। अगर बीथल फिट नहीं होता है तो पडिक्कल खेलेगा, लेकिन अगर बीथल फिट होता है तो फिर पडिक्कल के लिए मेरे को जगह फिलहाल बनती हुई दिखती नहीं है। पडिक्कल की एक प्रॉब्लम है, जो देवदत्त पडिक्कल है ना, जो भी
काफी तेज बॉलर्स होते हैं ना, जो थोड़ी सी बॉडी लाइन हिट करते हैं, जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जैसे नॉर्किया हो गया, जिरेल्ड कॉर्जिया हो गया, जो बाउंस डालते हैं, समझ रहे हो, जिनकी बॉल तेज होती है, उस टाइप के बॉलर ने पडिक्कल को बहुत परेशान करा है, याद रखना। तो आपको जो भी रेड लाइन दिख रही है ना पडिक्कल और एंड्रिस नॉर्किया के बीच में, नॉर्किया अगर खेलता तो पडिक्कल अगर सामने आ गया भाई तो बहुत दिक्कत होती है पडिक्कल को। नॉर्किया टाइप के जो स्पीडी बॉलर्स होते हैं ना, तो मैंने रेड लाइन से शो करा कि यार ये थोड़ी दिक्कत वाली है। ये वो मैचअप है जहां पे आप बोल सकते हो कि यार इनका आमना सामना हुआ ना तो पडिक्कल आउट होने वाला है जल्दी। पटीदार का भाई ऐसा कोई मैचअप अवेलेबल नहीं है। एक आंद्रे रसल ने पटीदार को 2 बॉलों में आई थिंक लगातार 2 बार आउट करा है, बट 2 बॉल के हिसाब से हम थोड़ी मैचअप को डिसाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन जो रजत पटीदार है ना, लाइन लेंथ बहुत जल्दी जज करता है, चाहे वो स्पिनर के चाहे वो पेसर के हो। तो मुझे ज्यादा दिक्कत किसी भी पेसर से, स्पेशली पटीदार के लिए कोई दिखती नहीं है। कृणाल पंड्या देखो अगर इसकी बैटिंग टाइम से आ रही है तो बहुत अच्छा ट्रम्प हो सकता है। जैसे मनीष पांडे मैंने बताया था केकेआर की साइड से कि यार ये इसकी बैटिंग टाइम से आई ना तो ये स्पिन को भी ठीक खेलता है, पेसर से भी इसको इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं, सिंगल डबल 1-2 छक्के चौके मार के निकाल देगा। वैसे कृणाल पांड्या के लिए भी है, अगर कृणाल पांड्या की बैटिंग टाइम पे आ रही है कृणाल पांड्या की तो बहुत अच्छा पिक है, समझो अपनी टीम के अंदर बॉलिंग भी करवाएगा, अगर खेल रहा तो बॉलिंग भी करवाएगा और स्पिन को भी ठीक ठाक खेल लेता है। मैं स्पिन के मैचअप आपसे आगे बात करूंगा उसके बारे में। तो ये अच्छी पिक हो सकती है कृणाल पांड्या अगर इसकी बैटिंग टाइम से आ गई, याद रखना टाइम से। मनीष पांडे के लिए मैंने क्या बोला, टाइम से बैटिंग आ गई, लेट बैटिंग आ गई तो देखो इन दोनों में वो वाला पोटेंशियल जिसे बोलते हैं ना आती तो भाई वाली इनिंग्स खेलना, वो वाला नहीं है। टाइम से बैटिंग आनी चाहिए कि इनकी एटलीस्ट 25 से 30 बॉल की बैटिंग है तो अपनी टीम में देना। मैचअप ज्यादा किसी के साथ अवेलेबल नहीं है, पर थ्रेट्स भी मेरे को किसी से ज्यादा दिखे नहीं। पांड्या के बाद देखो लियाम लिविंगस्टोन है भाई। लिविंगस्टोन और हर्षित राणा के बीच में अगर आपने देखा होगा ना ओडीआई सीरीज, जब T20 सीरीज हो रही थी इंडिया इंग्लैंड की, तो राणा जी ने लिविंगस्टोन को तंग करा था, ज्यादा चौके छक्के भी मारने नहीं दिए और आउट भी करा था। तो हर्षित राणा और लिविंगस्टोन के बीच में मैंने ब्लू लाइन से आपको शो करा है और वहां पे मैंने लेस भी लिख दिया, लेस कि यार डेटा कम अवेलेबल है, लेकिन जितना भी मैंने ऑब्जर्व करा ना टीवी के ऊपर मैच देखे तो मुझे लगा भाई कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। और मेरे को याद है राणा जो हर्षित राणा की जो स्लोअर बॉल होती है ना, वहां पे लिविंगस्टोन जज करने में फेल हो रहा था कि यार ये स्लोअर बॉल है कि तेज बॉल है, समझ रहे। तो हर्षित राणा और लिविंगस्टोन का एक मैचअप बन रहा है, लेकिन डेटा कम अवेलेबल है तो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ करी। पर हाँ कैपेबिलिटी है राणा में इसको आउट करने की लिविंगस्टोन को। और रसल को भाई लिविंगस्टोन बहुत अटैक करता है, उसके बाद नॉर्किया को भी काफी अटैक करके खेलता है लिविंगस्टोन। उमरान मलिक अगर खेला तो इसको भी काफी ज्यादा अटैक कर सकता है लिविंगस्टोन। तो लिविंगस्टोन के अगर आप मैचअप देखोगे ना, स्पेंसर जॉनसन टाइप के बॉलर को भी निकाल सकता है। वैभव बरोड़ा तो जब तक लिविंगस्टोन की बैटिंग आएगी तब तक इसके होता है ना, ये तो अपने कोटा कंप्लीट करके निकल जाएगा। तो एक इकलौता केकेआर से बॉलर हर्षित राणा ही है जो थोड़ा सा तंग कर सकता है, बाकी सबको ठीक खेल सकता है लिविंगस्टोन। और जहां जहां पर्पल लाइन ड्रॉ करिए यानी उन 2 प्लेयर्स का आपस में कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। तो लिविंगस्टोन और स्पेंसर जॉनसन का भाई कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन लिविंगस्टोन खेल सकता है स्पेंसर को भी। पेसर से इंग्लैंड के प्लेयर को ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती ना, पेस से ज्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है। लिविंगस्टोन के बाद देखो जितेश शर्मा आएगा। जितेश शर्मा भी काफी अच्छा प्लेयर है, अटैक करके खेलता है, ज्यादा मैचअप अवेलेबल नहीं है, पहली बार आरसीबी में आया है। दिनेश कार्तिक की जगह इसको देख रहे हैं जितेश शर्मा को, खेलता भी उसी अंदाज से, विकेट कीपिंग और अटैकिंग बैट्समैन। ज्यादा मैचअप किसी के साथ कोई अवेलेबल नहीं है, तो इसको ध्यान रखना जितेश शर्मा का। लोअर ऑर्डर में क्या है पता है, 15 से 20 बॉल खेलता है, 25-35 रन बना देता है, अपना काम कर देता है। और तो बोनस पॉइंट भी ज्यादा मिल रहा है ड्रीम 11 टाइप पे, तो काम आ सकता है। उसके बाद देखो जितेश शर्मा के बाद में टिम डेविड है। अब ये ध्यान से देखना, टिम डेविड को पता है जो स्पेंसर जॉनसन है ना, इसने परेशान करा है, समझ लो। टिम डेविड जो कि पेस को काफी अच्छा खेलता है, लेकिन जो स्पेंसर जॉनसन है ना, इसने इसको काफी वो करा है, इसको मारने नहीं दिया और आउट भी करा है। डेटा भी ठीक ठाक अवेलेबल है, तो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ करी है और एरो स्पेंसर जॉनसन की तरफ है कि यार हाई चांसेस है स्पेंसर जॉनसन डोमिनेट करे टिम डेविड के सामने, उसको मारने में नहीं दे और क्या पता आउट भी कर दे, जो कि इसने पास्ट में करा भी है। चाहे बॉलिंग फर्स्ट करे स्पेंसर जॉनसन अगर खेल रहा है, चाहे बॉलिंग सेकंड करे, टिम डेविड के सामने आया ना तो हो सकता है या तो ऐसा होगा आउट कर देगा या फिर रन ज्यादा मारने नहीं देगा। अब देखो हर्षित राणा टाइप के जो बॉलर होते हैं ना, जो थोड़े से चलाक बॉलर होते हैं, स्लोअर बॉल डालते हैं, वो टीम डेविड को परेशान कर सकते हैं और टीम डेविड इनको अच्छे से अटैक भी कर सकता है। तो जहां जहां मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ करी है, ग्रीन लाइन का मतलब कि ये बैट्समैन इस बॉलर को अपना विकेट दे भी सकता है और हाई स्ट्राइक रेट के साथ रन स्कोर भी कर सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। आंद्रे रसल को टीम डेविड अटैक करके खेलता है, तो यहां से भी रन आ सकते हैं। उमरान मलिक को भी काफी ज्यादा अटैक करने का पोटेंशियल है टीम डेविड के अंदर। तो ओवरऑल टीम डेविड को एक ही बॉलर है जो थोड़ा तंग कर सकता है, स्पेंसर जॉनसन। उसके अलावा सारे बॉलर्स के ऊपर रन स्कोर कर सकता है। बस हर्षित राणा एक ऐसा बॉलर है जिसको मार भी सकता है और ना विकेट भी दे सकता है। टीम डेविड के बाद भाई रोमारियो शेफर्ड आएगा। शेफर्ड का याद रखना भाई, एंड्रिस नॉर्किया को पिछला साल याद है ना मुंबई के अंदर क्या करता है एंड्रिस नॉर्किया के साथ, तो नॉर्किया को काफी अटैक कर सकता है। उमरान मलिक को भी ठीक ठाक अटैक कर सकता है, पर मैचअप ज्यादा अवेलेबल नहीं है। आंद्रे रसल को भी अच्छे से अटैक करके शेफर्ड खेल सकता है, लेकिन जो स्लोअर टाइप के बॉलर्स होते हैं ना, जो स्लो बॉल छोड़ते हैं, वहां पे कभी कभी शेफर्ड अपना विकेट दे देता है। तो हर्षित राणा में पोटेंशियल है कि वो रोमारियो शेफर्ड को डेथ में आउट कर सकता है अपनी स्लोअर बॉल के ऊपर, ठीक है। तो हर्षित राणा के यार मैचअप देखो डिसेंट बन रहे हैं। लियाम लिविंगस्टोन को तंग कर रहा है, यहाँ पे ब्लू लाइन आई। टीम डेविड को आउट भी कर सकता है, पिट भी सकता है, पर आउट भी कर सकता है, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनी हर्षित राणा की। फिर रोमारियो शेफर्ड अगर खेल रहा है तो उसको भी अपनी स्लोअर बॉल पे फंसा सकता है डेथ के अंदर, चाहे बॉलिंग फर्स्ट करे चाहे बॉलिंग सेकंड करे। तो हर्षित राणा के पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। तो मेरे लिए पता है केकेआर की साइड से इंपॉर्टेंट बॉलर हर्षित राणा होगा इस मैच के अंदर, इंपॉर्टेंट बॉलर।
बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप ड्रीम 11 टाइप के किसी ऐप पे खेल रहे हो ना जहां पे बाउंड्री बोनस बढ़ा दिया है, तो हर्षित राणा अगर 2 विकेट भी ले लेगा ना तो भी हो सकता है वो ड्रीम टीम का पार्ट ना बने। लेकिन आप किसी दूसरे ऐप पे खेल रहे हो तो 2 विकेट पे आराम से किसी भी ड्रीम टीम जो भी होती है ना उसका पार्ट बन जाएगा। पर हाँ, ड्रीम 11 के हिसाब से खेल रहे हो तो 3 विकेट अगर आपको लग रहा है ना निकाल लेगा हर्षित राणा तो अपनी टीम में रखना। मेरा यही सजेशन है कि यार इसके जो भी मैचअप है ना लोअर ऑर्डर में, इसके पास काबिलियत है कि 3 विकेट ले सकता है इस मैच के अंदर। और जेकोब ईथल यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, अब मैं आपको बता देता हूँ। जेकोब ईथल पेसर्स को काफी ठीक खेलता है। हाँ, हर्षित राणा अगर सामने आ गया तो डेथ में वो स्लोअर बॉल में फंसा सकता है, पर नॉर्मल गेम चल रहा है तो किसी भी पेसर से कोई दिक्कत नहीं है जेकोब ईथल को। तो अब हम देखो पेसर्स का अपने मैचअप समझ लिया, अब हम स्पिन के मैचअप पे चलते हैं। और आपको एक चीज बता देता हूँ, आरसीबी के अंदर जो भी लेग स्पिनर आता है ना, चाहे वो चहल हो, चाहे वो हसरंगा हो, चाहे वो करण शर्मा हो, भाई वो विकेट्स निकालते हैं। सुयाश शर्मा अच्छा क्वालिटी वाला बॉलर है। मुझे इसकी जो गूगली होती है ना अचानक से तो बहुत ज्यादा टर्न ले लेती है, वो मुझे बहुत पसंद आती है। तो सुयाश शर्मा के ऊपर ध्यान रखना। इसके मैचअप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर पता है यही आरसीबी की साइड से। देखो जो भी आपको दिख रहे हैं ना, रहाणे, डिकॉक, रघुवंशी, अय्यर, रिंकू सिंह, उसके बाद में मनीष पांडे, ये सारे लेग स्पिनर्स को ठीक खेलते हैं, समझ लो, ठीक खेलते हैं। पर जब जब इनके ऊपर रन्स बनाने का प्रेशर आता है या फिर चेस करते हुए रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर आता है ना, मान लो सुयाश शर्मा के 2 ओवर डेथ में आ गए, वहां पे अब तो मानना पड़ेगा जो भी खेलेगा। तो जो भी प्रेशर सिचुएशन में या फिर रन रेट का जब प्रेशर आता है चेस करते हुए, वहां पे जो भी सुयाश शर्मा को फेस कर रहा है ना, तो ये सारे ही लेग स्पिन को विकेट दे जाते हैं। ये अच्छा भी खेलते हैं लेग स्पिन को, लेकिन तब जब नॉर्मल कंडीशन है कि यानी ज्यादा कुछ वो नहीं है ना कि स्ट्राइक रेट ज्यादा हाई नहीं हुई, अगर चेस कर रहे हैं तो रन्स भी आराम से आ रहे हैं। पर अगर प्रेशर सिचुएशन बनी, बैटिंग फर्स्ट करते हैं या फिर बैटिंग सेकंड करते हैं, चेस कर रहे हैं, वहां पे रिक्वायर्ड रन रेट ज्यादा हो गया, तो ये सारे मोस्ट ऑफ द जो भी आपको दिख रहा है ना, जहां जहां मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ करी है, ये सब लेग स्पिन को अपना विकेट दे सकते हैं। 5 में दिया भी हुआ है, जैसे डीकॉक हो गया, इसने लेग स्पिन को काफी विकेट दिया है। मैचअप वाइज कोई दिक्कत नहीं, मैचअप वाइज किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हाथ से समझ लो, हाथ से सब पढ़ सकते हैं। लेकिन जो वो आता है ना छक्के चौके मारने वाला, वो प्रेशर मूवमेंट या फिर रिक्वायर्ड रन ज्यादा हो गया तब छक्के चौके मारने होते हैं, वहां पे लेग स्पिन को विकेट दे देते हैं। तो जहां जहां आपको ब्लू लाइन दिख रही है तो भाई सुयाश शर्मा वो बॉलर हो सकता है, समझ रहे हो। लैम्बोर्गिनी भाई, मैं जीता ना जीता क्या पता आप जीत जाओ लैम्बोर्गिनी। तो भाई सुयाश शर्मा वो बॉलर हो सकता है। बॉलिंग सेकंड अगर ये कर रहा है ना तो आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बॉलिंग फर्स्ट में हमको ये नहीं पता ना इसको डेथ में ओवर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर हाँ, चांस लेना है ग्रैंड लीग के अंदर, क्योंकि नो लॉस कॉन्टेस्ट चल रहा है जो भी आप ड्रीम 11 पे खेलते हो ना, तो आप सुयाश शर्मा को ले सकते हो। अगर ये डेथ में बॉलिंग करवाने आया तो हाई चांसेस है 2 विकेट ले जाएगा। पर अगर मान लो इसने डेथ में बॉलिंग नहीं करवाई तो इसको सेकंड इनिंग्स में जरूर ट्राई करना, क्योंकि वहां पे हमको पता है यार बैटिंग ट्रैक होगा, आरसीबी खेलने आएगी। जो भी मैच वाइज अगर मैं देखूं तो इनके इतने खूंखार बैट्समैन रन्स मारेंगे, तो वहां पे सुयाश शर्मा बॉलिंग सेकंड करते हुए विकेट्स निकाल सकते हैं केकेआर के। और एक चीज ध्यान रखना, सुयाश शर्मा केकेआर का एक्स प्लेयर है, पिछले 1-2 साल इसने केकेआर से खेले थे। तो देखो केकेआर के अगेंस्ट में सुयाश शर्मा खेलेगा, कोलकाता में सुयाश शर्मा खेलेगा जहां पे पहले खेलता था केकेआर के लिए। तो मजे आने वाले मैचेस भी बन रहे हैं अगर प्रेशर सिचुएशन आई या फिर रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर ज्यादा हो गया। तो सुयाश शर्मा पे ध्यान रखना। ओवरऑल देखो स्वप्निल सिंह से ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं, कृणाल पांड्या से भी केकेआर के किसी भी बैट्समैन को ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं। कृणाल पांड्या ने देखो रहाणे को बॉलिंग फर्स्ट करते हुए देखो परेशान करा है, काफी बार आउट करा है, कुछ 8 से 9 बार फेस करा होगा रहाणे को, उसमें से आखिरी 4 में 3 से 4 बार आउट कर दिया और मोस्ट ऑफ द टाइम वो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए करा है। डोमेस्टिक के गेम्स इसके अंदर इंक्लूड है, तो इसलिए मैंने कृणाल पांड्या और रहाणे के बीच में ब्लू लाइन ड्रॉ करी है। लेकिन जो एरो है वो रहाणे की साइड है, याद रखना। यानी ऐसा नहीं है रहाणे को कोई बहुत बड़ी दिक्कत है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से, पर हाँ ये जो है ना 3-4 बार आउट हुआ है तो इसलिए मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ करी है। पर एरो रहाणे की तरफ रखा है कि क्या निकाल सकता है रहाणे लेफ्ट आर्म स्पिन को। और कृणाल पांड्या से किसी भी केकेआर के बैट्समैन को कोई दिक्कत नहीं है। स्वप्निल सिंह नया है तो इसके कोई मैचअप अवेलेबल है नहीं। उसके बाद में लियाम लिविंगस्टोन के भी ज्यादा कोई मैचअप अवेलेबल नहीं है और मुझे ज्यादा बड़ा कोई थ्रेट दिखता भी नहीं लियाम लिविंगस्टोन के लिए। अब याद रखना जहां जहां ग्रीन लाइन ड्रॉ करिए ना मैंने इस मैचअप के अंदर, ये वो प्लेयर्स हैं जो इस बॉलर को अटैक कर भी सकते हैं और अपना विकेट इसको दे भी सकते हैं। जैसे देखो अगर सुनील नारायण कृणाल पांड्या के सामने आता है तो सुनील नारायण वो प्लेयर है जो स्पिनर्स होते हैं ना, चाहे वो कोई स्पिनर हो, चाहे वो लेग स्पिनर हो, चाहे ऑफ स्पिनर हो, चाहे कैसा भी स्पिनर हो, अटैक करने जाएगा या तो छक्का या फिर आउट। उसके बाद में आंद्रे रसल ने भाई लियाम लिविंगस्टोन को काफी अटैक करा है। आंद्रे रसल लेग स्पिन को अपना विकेट भी देता है और रन भी स्कोर करता है। लेकिन जो ये वो वाले बॉलर होते हैं ना जो थोड़ा सा वो करते हैं, क्या पता गुगली टाइप के, जिनकी गुगली बहुत अच्छी आती है जैसे सुयाश शर्मा की आती है, तो इनका बराबर का मैचअप मान के चलो क्या इस बॉलर को आंद्रे रसल अटैक भी कर सकता है और अपना विकेट दे भी सकता है। लिविंगस्टोन के लिए मैं सेम बोलूंगा कि अटैक भी कर सकता है और अपना विकेट दे भी सकता है, याद रखना। और मोहित राठी मेरे को लगता नहीं खेलेगा। अगर मोहित राठी खेलता है ना मैच के अंदर और सुयाश शर्मा नहीं खेलता तो जो भी सुयाश शर्मा के साथ मैचअप है ना वो मोहित राठी के साथ भी एसोसिएट कर सकते हो, क्योंकि यार यहाँ पे मैं राठी के मैचअप बनाने लग जाऊंगा ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि यार ये क्या ड्राइंग बना दी। तो इसलिए मैंने एक लेग स्पिनर के मैचअप को अच्छे से दिखाया है। इनमें से जो भी खेलेगा वहां पे जो भी मैचअप है ना सब वैलिड है। तो यार ना प्रेशर अगर आए तो भाई सुयाश शर्मा खेले चाहे मोहित राठी खेले, ये अच्छा कुछ डिलीवर कर सकते हैं केकेआर के सामने। तो ये तो थे देखो ओवरऑल केकेआर वर्सेस आरसीबी के मैचअप। अब हम चलते हैं भाई आरसीबी वर्सेस केकेआर के जो स्पिनर्स हैं उनका मैचअप एक बार समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एक ही इकलौता मेन बॉलर है केकेआर का, वो है वरुण चक्रवर्ती। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वरुण चक्रवर्ती से देखो अगर मैं स्टार्ट करूँ ना, विराट कोहली को वरुण चक्रवर्ती से पता कोई दिक्कत नहीं, यानी किसी भी लेग स्पिनर से विराट कोहली को T20 फॉर्मेट में पता उतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं, आराम से सिंगल डबल करके, अगर कोई पुअर बॉल है तो चौके छक्के मार दिए। लेकिन हाँ जो रिसेंट फॉर्म है ना विराट कोहली का कि यार ये
लेग स्पिन पे अपना विकेट दे रहे हैं, तो इसलिए मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ करी है, बस इसलिए। वहां पे देखो मैंने लिखा भी है रिसेंट फॉर्म, यानी हाल ही में जो बैटिंग करी है जितने भी विराट कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी में रिसेंट मैचेस के अंदर, वहां पे लेग स्पिन को विकेट दे रहे थे, हमने भी खुद भी देखा था हम सबने। लेकिन T20 फॉर्मेट के अंदर उतना ज्यादा लेग स्पिनर एक परेशान नहीं करा विराट कोहली को, इस चीज का ध्यान रखना। ये मैचअप केवल रिसेंट फॉर्म के बेस पे मैंने बनाया। अगर आप ध्यान से देखोगे वरुण चक्रवर्ती और विराट कोहली के बीच में जो ब्लू लाइन है उसके ऊपर जो एरो है वो मैंने विराट कोहली कर रखा है एरो को, यानी हाई चांसेस है विराट कोहली खेल जाए अगर नॉर्मल कंडीशंस रही। सॉल्ट भाई हम सबको पता है काफी अटैकिंग प्लेयर है, प्रेशर जब आ जाता है रन्स बनाने का या फिर रिक्वायर्ड रन रेट को थोड़ा नीचे लाने का, मारना पड़ेगा ना अब तो ये लेग स्पिन को अपना विकेट दे जाता है, पर नॉर्मल कंडीशन में ये भी ठीक खेलता है। तो जो भी वरुण चक्रवर्ती का मैचअप देखो ना, पट्टिकल के साथ भी अगर प्रेशर बढ़ गया तो पट्टिकल इसको आउट कर सकता है। पट्टीदार देखो, जो रजत पट्टीदार है आरसीबी का कैप्टन है, काफी अच्छा खेलता है, लेग स्पिनर को काफी अटैक करता है, रिस्ट स्पिनर को बहुत अटैक करता है पट्टीदार, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के साथ ज्यादा मैचअप अवेलेबल नहीं है, बस इस चीज का ध्यान रखना। वरुण चक्रवर्ती फॉर्म में है, पट्टीदार भी काफी ज्यादा अटैक करता है, तो हम गारंटी के साथ में कोई ब्लू लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता। प्रेशर वाली लाइन पता है उन बैट्समैन के ऊपर आती है जो होता है ना, जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होकर छक्के मारने जाते हैं। जो ये रजत पट्टीदार है भाई, काफी कंफर्टेबल पोजीशन में आके छक्के मारता है, इसके बाद ध्यान रखना, काफी अच्छा खेलता है रिस्ट स्पिनर्स को रजत पट्टीदार, लेकिन मैचअप कोई अवेलेबल नहीं है, तो मैंने पर्पल लाइन ड्रॉ कर दिया है वरुण चक्रवर्ती और रजत पट्टीदार के बीच में। कृणाल पांड्या के लिए भी सेम है, अगर नॉर्मल कंडीशन हुई तो कृणाल पांड्या आराम से खेल जाएगा वरुण चक्रवर्ती को, पर अगर प्रेशर सिचुएशन हुई, रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर आया, चाहे डेथ ओवर्स में बैटिंग आ गई, तब वहां पे मारना पड़ेगा, तो उस केस के अंदर कृणाल पांड्या भी वरुण चक्रवर्ती को अपना विकेट दे सकता है। लिविंगस्टोन लेग स्पिनर को बहुत डिफेंसिवली खेलता है, सिंगल डबल डॉट बॉल के टाइप में। जितेश शर्मा भाई अटैक करके खेलता है, लेग स्पिनर्स को अपना विकेट भी देता है और अटैक भी करता है। जैसे हमने मैचअप देखा था ना, आंद्रे रसल लेग स्पिनर को अटैक भी करता है, अपना विकेट भी दे जाता है, वैसे ही जितेश शर्मा के लिए भी अटैक करके खेलेगा और अपना विकेट भी दे जाएगा। टीम डेविड को लेग स्पिनर से ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, रोमारियो शेफर्ड को भी किसी भी लेग स्पिनर से उतनी बड़ी कोई दिक्कत है नहीं, ये अटैक भी कर सकता है और सर्वाइव भी कर सकते हैं ये दोनों लेग स्पिन के सामने। तो वरुण हो चाहे सुयाश हो, सारा गेम प्रेशर का है कि जब प्रेशर सिचुएशन हो और ये बॉलिंग करवा रहे हो तो इनको विकेट मिलेंगे। सुनील नारायण को भाई सबने आरसीबी के जो भी प्लेयर्स हैं सबने बड़े आराम से खेला, डिफेंसिव वे में खेला है। विराट हो, सॉल्ट हो, पट्टीदार हो, सबने ठीक खेला सुनील नारायण को। फिर कृणाल पांड्या, पट्टिकल, लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, ये सब डिफेंसिव खेलते हैं सुनील नारायण को, क्योंकि लाइन लेंथ बहुत अच्छी होती है ना, तो यार मार तो इतनी आसानी से सकते नहीं, तो ये सारे डिफेंसिव वे में खेलते हैं। अगर बॉलिंग सेकंड करिए कोलकाता की टीम और रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज्यादा है, तो फिर प्रेशर में अब तो आएगी ना आरसीबी की टीम, तो फिर इनको अटैक करना पड़ेगा सुनील नारायण को, तो फिर वहां पे सुनील नारायण विकेट निकाल सकता है। उसके बाद मोइन अली से भी ऐसा किसी भी आरसीबी के प्लेयर को कोई दिक्कत नहीं है, सबने बड़े आराम से खेला है। ये जो कृणाल पांड्या ये ऑफ स्पिनर को थोड़ा डिफेंसिवली खेलता है, तो मैंने यहाँ पे मैचअप से शो कर दिया। जहां जहां ब्राउन लाइन है, ब्राउन लाइन का मतलब कि इस बैट्समैन ने इस बॉलर को डिफेंसिव वे में खेला है। पाटीदार ने मार्कंडे की बहुत पिटाई करी है भाई, अगर आपको पिछला साल का मैच याद होगा, बहुत मारे मार्कंडे को। और जितेश शर्मा मैंने आपको बताया कि लेग स्पिनर को अटैक भी करता है, अपना विकेट भी देता है। विराट कोहली को भी ऐसा मेरे को कोई दिक्कत दिखती नहीं है मार्कंडे के लिए। फिल सॉल्ट का केवल यही है, अगर प्रेशर सिचुएशन मार्कंडे के सामने है तो फिल सॉल्ट का विकेट मार्कंडे ले सकता है। तो ओवरऑल देखो, जो भी स्क्रीनशॉट है ना, इसको आप ध्यान से समझ सकते हो, ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाना। अब हम देखो बात करते हैं हमारे मैच के जो सीवीसी होंगे ना उनके। तो सीवीसी ऑप्शन में देखो सॉल्ट हो गया, बैटिंग सेकंड करते हैं। विराट कोहली कोई मैचअप थ्रेट कोई भी अवेलेबल नहीं है, बेस्ट ऑप्शन हो गए। उसके बाद में रजत पटीदार डिफरेंशियल ऑप्शन हो गया। जैकोब बीथल अगर टाइम से बैटिंग आ रही है आरसीबी की, अगर खेल रहा है वो, तो वो भी डिफरेंशियल सीवीसी हो सकता है। ज्यादा लोग ध्यान दे नहीं रहे, तो मैं आपको बता रहा हूँ जीएल के हिसाब से। स्मॉल लीग के हिसाब से तो सभी को पता ना, जिसका सिलेक्शन ज्यादा हो, ज्यादा लोग कर रहे हैं उसको ही कर रहा है। जैसे विराट कोहली हो गया, सॉल्ट हो गया, डीकॉक हो गया, लोग इसी के ऊपर ध्यान देते हैं। पर जो ये है ना रजत पटीदार, उसके बाद में क्या बोलते हैं जैकोब बीथल, केकेआर की साइड से वेंकटेश अय्यर के भी मैचअप उतने गंदे किसी भी बॉलर के खिलाफ नहीं है। तो बैटिंग पिच पे देखो यही होता है, जो बैट्समैन टिक गया ना वो रन्स बना सकता है। मनीष पांडे तक को भी मैं इंक्लूड करूंगा कि यार अगर मनीष पांडे की बैटिंग टाइम से आ गई ना, चाहे बैटिंग फर्स्ट करे चाहे बैटिंग सेकंड करे, ये भी काफी अच्छे स्कोर कर सकता है, क्योंकि इसके भी मैचअप डिसेंट है। तो हमको यार ओवरऑल ठीक मैच देखने को मिलेगा। जो टीम प्रेशर सिचुएशन में बैटिंग कर रही होगी वो अपने विकेट स्पिनर्स को देने वाली है, जो भी हमने एनालिसिस में देखा ना। पर हाँ, मान लो अगर सिचुएशन चेंज हो जाती है या फिर बारिश के कारण, जैसे मैंने आपको बताया ना, बारिश के भी चांसेस मैच छोटा हो जाता है, तो फिर मैं जो भी मेरी टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो मैं आपसे टेलीग्राम पे मिलता हूँ। हमने सीवीसी ऑप्शन डिस्कस करे, मैचअप डिस्कस करे, पिच को समझा, प्लेयर्स को समझा, तो आई थिंक ओवरऑल बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ होगा वीडियो के अंदर। तो मैं आपसे टेलीग्राम पे मिलूंगा मैच के टाइम पे। तो आप सबको बाय बाय, और आप सबको आईपीएल के पहले मैच की ग्रैंड लीग के लिए ऑल द बेस्ट।